हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयश पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो न्यू चैप्टर है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 7 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एनसीईआरटी 12th क्लास की जो पार्ट सेकंड चल रहा है, ठीक है। और ये ओवरऑल 9 क्लास तक है और 2 ही चैप्टर और इसके बच्चे हैं, सॉरी। हाँ, 9 चैप्टर तक है, 2 चैप्टर और बचे हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने कई सारी बातें और देश विदेश की कहीं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में ही काफ़ी सारे जो भी उसकी राजनीति की स्थिति चल रही थी, कैसे डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन के बाद कैसे सिचुएशंस बनती है, एक हम क्या कर रहे हैं, अपना बेस क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम से आप ऐसा सोचो कि फैक्ट कुछ मिला होगा, कुछ मिली है बातें जो कि एडिशनल ऐड की गई हैं इसमें। बाकी आपको बस इतना है कि पहले किस तरीके की सिचुएशंस आई, जैसे भारत का डिवाइडेशन हुआ 1947 में, जहां हम आज़ाद होते हैं वहीं पे हमारे मतलब सुख के साथ दुख भी था, दोनों ही था, मनाए किसको। और ये भी समस्या देखने को मिली बाद में, ठीक है, कि ये समस्या सॉल्व होती है। उसके बाद आता है कि हमें अब जो भी जनता यहाँ रहेगी उनके लिए तो कुछ करना होगा। हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुके थे, तो इन सब के लिए जो जो कदम उठाए गए, किस तरीके से हुआ, राजनीतिक स्थितियाँ जो थी कैसे इसमें अपना रोल प्ले करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके समझते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जन आंदोलनों का उदय, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इन सब के बीच में जस्ट अभी चैप्टर जो आपका समाप्त हुआ कि किस तरीके से हमारे इंडिया में संकट वगैरह की बात आती है, यानी देखिए आपातकाल वगैरह आता है, तो इन सब में, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक के द्वारा आंदोलन भी किए गए या इनसे पहले भी आंदोलन किए गए। तो इसको हम सब को बिल्कुल एक सीक्वेंस में सारे जितने भी है पढ़ेंगे इसको और डिटेल से समझेंगे कि क्या कैसे हुआ था एंड इसके पीछे करने का पर्पज़ क्या था, ठीक है। आंदोलन वगैरह होते हैं ना, तो ये वही आंदोलन आप पढ़ोगे इस चैप्टर पे, जो कि सबसे बड़े तबके पर अभी तक में हुए हैं। और इनमें देखिए कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो ये जो था कि आज़ादी के 3 दशक के बाद लोगों की जो धीरज टूटने लगा था और जनता की बेचैनी कई रूपों में अभिव्यक्ति हुई। क्योंकि पहले था कि ठीक है, हम अभी आज़ाद हुए हैं, देश का डिवाइडेशन हुआ है, हमारे पास सारी कंडीशंस, उस टाइम में अब ये नहीं था कि हम गवर्नमेंट से कुछ मांग करें या कुछ ऐसा। लेकिन धीरे धीरे अब जब सिचुएशंस बेटर हो रही है, तो उस टाइम पे हमारे डिमांड्स बढ़ेंगे, अब जो भी पब्लिक है वहाँ की। और इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अभी जो अध्याय में देखे हैं, इसके पहले वाले में चुनावी भूचाल और राजनीतिक संकट के बारे में पढ़े हैं। और बहरहाल जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ इसी रूप में ही नहीं हुई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हमारा ये नहीं कर रही, ये या हमें जो भी स्कीम्स है उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो इसका बस ये मान के चले कि पब्लिक असंतुष्ट थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एनवायरनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 1970 यानी कि 1907 के दशक की बात है कि विभिन्न सामाजिक वर्ग, अब सामाजिक वर्ग में कौन कौन से आएंगे, जैसे आपकी वुमेन हो गई, महिला हो गई। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी बात करें यदि हम, तो इन्होंने क्या किया, जो दलित हैं, ठीक है, ये वही लोग आते थे सामने जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में होते थे, किसान हो गए। और इसके बाद इनको क्या लग रहा था कि लोकतंत्र राजनीतिक, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उनकी ज़रूरत और मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। और इसके चलते ये समूह अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए। और इन आवाज़ों से क्या हुआ कि जन आंदोलन का जो ज्वार उमड़ा, और ज्वार भाटा आपको पता है, ये वही वाला शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, बुखार वाला नहीं, ठीक है। और इसमें क्योंकि ज्वार आता है बहुत स्पीड से आता है, भाटा जब क्या होता है कि जो जल एकदम से स्पीड से आता है, जब नीचे जाता है उसे भाटा कहते हैं, और ऊपर जाना ज्वार कहलाता है। तो ये भी कुछ ऐसे ही निकल रहा था। जन आंदोलन जो था वो इकट्ठा होते 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 होते, जैसे धरती देखिए गर्म होती रहती है, बिल्कुल आप लोग यदि ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो बेशक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि धरती से लावा निकलता है, क्यों निकलता है, ज्वालामुखी फटते हैं, क्यों फटते हैं, क्योंकि धरती गर्म हो रही है, गर्म होते 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 अचानक से इतनी गर्म हो जाती है कि मजबूरन उसे क्या करना पड़ता है, फटना पड़ता है। और फट के वो क्या होती है, बाहर निकलता है अपना उसका लावा जितना भी है। और इसमें जितने कई तरीके की चट्टानें बनती हैं, कुछ तो धरती के अंदर ही लावा जम जाता है, कुछ मैग्मा और लावा,
इन दोनों में भी डिफरेंस होता है कि कौन मैग्मा होगा, कौन लावा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि बाहर जो निकलता है वो पूरा भाग आपका मैग्मा ही कहलाएगा, और जो लावा होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होता है ना वो अंदर जम जाता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, यदि ज्योग्राफी पढ़े हैं तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, और ये आपके सिलेबस में मेंशन है। एंड आई होप कि आपको सिलेबस यूपीएससी का रटा हुआ होगा, इतना तो आपके पास हाँ होगा ही कि सिलेबस तो कम से कम पता ही होगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनमें क्या हुआ कि जो आंदोलन ज्वार की तरह उमड़ता है और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय हो गए। और इसमें क्या हुआ कि अब हम इस अध्याय में जो देखने वाले हैं 1970 के दशक के बाद के जन आंदोलनों का या विकास की यात्रा को परखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कब से, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यानी कि 1950 से जब हमारा संविधान वगैरह लागू हो जाता है तो 1969 तक की घटना में जो हुआ ठीक है, वो हुआ सो हुआ। अब आ रहे हैं हम तीसरे दशक में, और जब यहाँ पे मैं संविधान लागू हुए तीसरा दशक अभी बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से जब जनता की नीड तो बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो हमें घटना कब की देखनी है, 1970 से बाद की घटना को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पहले बिल्कुल मत जाइएगा आप लोग भी, अभी यहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग पढ़े क्या क्या जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, जन आंदोलन क्या है। सबसे पहले तो ये इसी वर्ड को डिफाइन कर लें तो बेटर होगा कि जन आंदोलन आखिर है क्या। उसके बाद भारतीय समाज के किन तबकों को इन आंदोलनों ने लामबंद किया था, और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में ये जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, जब आंदोलन होते हैं ना, ये एक आपको ये पिक्चर दिखाई गई, महिलाएं पेड़ों से चिपकी हुई है। आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने बहुत छोटे में भी पढ़े होंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, लेकिन आप लोग बहुत छोटे में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड कुछ ऐसे समझ में आ रहा होगा। क्योंकि पेड़ को बचाने के लिए पेड़ पर चिपकी हुई है कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटना। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें यही सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। अब बात करते हैं आपका कि जो जन आंदोलनों की प्रकृति है वो किस तरीके से है। एंड यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे ही आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी होगी तो जितने भी अभी तक के जितने भी हम लोगों ने चैप्टर या जितने भी 6 7 के साथ मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं तो 12th तक मिला के, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के आपको कराऊंगी कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी आपको करने हैं उसके ताकि समझ में आए आपको कि एग्जैक्टली किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि एक एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन कंबाइन में आपको एक साथ बना के दे दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक चैप्टर के नहीं बनाए हैं, तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आप देख पाएंगे। और इसमें से क्या होगा ना कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत दिन बाद आप उसको पढ़ेंगे फिर से तो पता चलेगा कितना पढ़ रहे थे, कितना रिवाइज कर रहे थे, वो तो समझ में आएगा ना। अब यहाँ पे है कि जन आंदोलनों की प्रकृति, इसको देखते हैं। खैर अब क्या है यहाँ पे कैसे है, इसमें क्या हुआ था कि इस अध्याय में जो हमने ऊपर देखा वो जो चिपकी हुई थी दो औरतें, तो यहाँ पे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि गांव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ों को अपनी बाहों में बांध रखा है। जो अभी जस्ट मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको, ये ठीक है, ये गांव की महिलाएं पेड़ों को दोनों अपनी बिल्कुल बाहों में जकड़ के रखा है। और ऐसा नहीं था कि बाहों में जकड़ का मतलब आप कुछ और समझे, पेड़ को बचाना चाह रही थी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो था कि क्या ये लोग खेल खेल रहे थे या ये लोग कोई पर्व त्योहार मना रहे थे, तो ये दोनों ही मुझे नहीं लगता कि कर रहे थे, ठीक है। और दरअसल चित्रों में नजर आ रहे लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ जो तस्वीर दी गई है उसमें सामूहिक कार्यवाही की एक असाधारण घटना को दर्ज किया गया है। और वो जो घटना है 1973 में घटी, जब मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया था। ये भैया उत्तराखंड की घटना है, ठीक है, उत्तराखंड, इसको जरा नोट करते जाइएगा। 1973 की घटना है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके स्टेट पीसीएस का, और आपके यूपीएससी में भी कभी कभी बिल्कुल। देखिए ये तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह देखे होंगे,
फैक्ट नहीं बनेगा, बट स्टेटमेंट कुछ पूछे जाएंगे कि जो चिपको आंदोलन हुआ था वो उत्तराखंड के ज़िले में हुआ था, तो आपको पता होगा, तो ऑब्वियस है कि पहला स्टेटमेंट राइट है, देन सेकंड स्टेटमेंट में इसका डेट ही गलत दे दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड पे हुआ था, थर्ड स्टेटमेंट में आपको कुछ और दे दिया जाएगा कि इसके प्रणेता कौन थे। तो वो चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है, कि कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, तोड़ मड़ोड़ के पूछे, एक एक करके पूछे, हम सबका आंसर कर लेंगे। और यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट नोट करिए कि चिपको आंदोलन की घटना थी 1973 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, उत्तराखंड में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, और ये था रीजन क्या था कि व्यवसायिक कटाई, व्यवसायिक कटाई दैट मीन्स कि व्यवसाय कोई पे वहाँ पे स्थापित करना चाह रहे थे, कोई कंपनी वगैरह या कोई जो भी सेठ महाजन होंगे, तो उस पेड़ काट रहे थे, ठीक है, उसे काट बचाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। और इस पे क्या होता है कि गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई, और इन लोगों ने क्या किया कि पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके, और यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ, और चिपको आंदोलन के नाम से वह विश्व प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इन्होंने ये ठान लिया था कि या तो आप पहले हमें काटो, बाद में पेड़ को काटोगे, वरना हमारे इलाके के पेड़ों को नहीं काटोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये काम किया, अभी कई सारे आपको मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ, वो ग्रेटा थनबर्ग करके एक जो है, तो उसको आपने देखा, ज़्यादा एजेड नहीं है, वो बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन उसने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अब इन्वायरमेंट के क्षेत्र में आप सिर्फ पेड़ ही बचाने जाओ, वही आपका काम होगा, आप पोल्यूशन के क्षेत्र में भी काम कर सकते हो, मतलब इन्वायरमेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो काम किए जाते हैं, जब भी कभी पेड़ वगैरह कट रहे हैं, तो ये देख रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हालांकि क्या था, देखिए, पेड़ कटना आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक तो है, बट इनका क्या था कि ये वहीं निवास करते थे, और कहीं ना कहीं इसी से इनका जीवन यापन चलता था, इनको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं था। अब जो बाहर की दुनिया से मतलब नहीं था, और आप क्या करोगे कि उन्हीं के घर को, एक तरीके से समझ लीजिए वो घर ही थे उनके, और उन्हीं के घर को उजाड़ने कोई जाएगा तो किसी से बर्दाश्त तो होगा नहीं। फिर जब घर ही रह रहे हो तो हम रहेंगे क्यों, तो हमें ही मार दो पहले, बाद में आगे की आगे देखेंगे कि क्या होता है। और यहाँ पे कहीं न कहीं लोगों को सीखने को भी मिला, इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध हो गया कि यहाँ ऐसे भी करके पेड़ों को बचाया जा सकता है। और आपको पता होगा कि आज ऑक्सीजन के पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये नौबत क्यों आती, यदि हम पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाते, तो आज ऑक्सीजन के जो प्लांट्स का यहाँ पे लगाया जा रहा है जगह जगह पे आर्टिफिशियल, तो इनकी नौबत नहीं आने वाली थी, ठीक है। जो यदि हम क्या करते कि पहले से ही ये सब बचा के रखते, लेकिन गलती किसी की नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार वो समय ही ऐसा बन जाता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो जाएगी कहाँ, कहीं तो रहेगी ना, कहीं रहेगी, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होने ही वाला है। अब देखिए, खैर चिपको आंदोलन की पूरी कहानी पढ़ ही लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गाँवों से हुई थी, एक गाँव नहीं शामिल था, 2-3 गाँव इसमें शामिल थे। इसके पीछे एक कहानी है, और गांव वालों ने क्या किया था कि वन विभाग से कहा कि खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। गांव वालों ने ये कहा था कि हमें खेतीबाड़ी के जो हल वल बनते हैं ना, उनके औजार बनाने के लिए, पहले लकड़ी के बनते थे, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया, तो उसके लिए ये अनुमति मांगने गए थे, किससे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है अनुमति देने से कर दिया था इन्हें मना। गांव वालों को, अभी कहानी पूरी समझिएगा, कि गांव वालों को ये मना कर देते हैं, कौन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। और बाहर हाल क्या होता है कि जो विभाग था, इन्होंने क्या किया कि खेत सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया, और इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ। दिक्कत यहाँ पे थी, काटना तो ये भी चाह रहे थे, लेकिन वो जो मैंने बताया ना कि वो उनका घर बन चुका था, अपने घर पे आप कुछ भी करो, डजेंट मैटर, कोई बाहर वाला आके करे, और ऊपर से ये पूरे नहीं काटना चाह रहे थे। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसने क्या किया कि एक कौन सी खेल बनाने वाली कंपनी थी, इसको क्या करते हैं, इससे मतलब वो पूरी ज़मीन दे देते हैं कि आप जाओ वहाँ के पेड़ लो और अपना काम करिए आप लोग, ठीक है। अब इनसे कि हमें नहीं दिया और उन्हें क्यों दे दिया आपने, मतलब कि हैं हमारे,
और किसी और को इन्होंने दे दिया। और इससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भड़का और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया और यह विरोध बड़ी जल्द उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया और क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण से के कहीं बड़े सवाल उठने लगे। और गांव वासियों ने क्या किया कि मांग की कि यहाँ पे जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। गांव वालों की ये मांग हो गई, एक दो गांव नहीं कई सारे गांव इकट्ठा हो गए कि अब तो जो जंगल कटेंगे भैया, ये बाहर वालों को तो हम हाथ लगाने नहीं देंगे। यानी कि जंगल की कटाई है, ठीक है, आप हमें दो, हमारा भी रोजगार बढ़ेगा ना, हम भी कुछ यहाँ से बनाएंगे, हम भी अपना अच्छा खासा करेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने इन्हें नहीं दिया और इन्हीं में दोनों का विवाद हो गया, सरकार का और जनता का। और क्या हुआ कि अभी तो पूरी कहानी पढ़ी है, अभी तो ये बस टेलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और स्थानीय लोगों का जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। वो होता है ना एक आपने सुना होगा कि विवाद की जड़ क्या होती है, कुछ गांव की बोलचाल भाषा में कहते हैं जड़, जोरू और जमीन, ठीक है। तो ये तीन विवाद की क्या होते हैं, मेन रीजन होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी गांव के जो स्थानीय लोगों की जो बात होती है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं बट ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग। तो यहाँ पे जो ये आया ना इतना खूबसूरत सा वर्ड, जल भी हो जैसे ही है, जंगल भी है और जमीन, ये गांव वालों की ना सबसे मेन आप कह सकते हो कि जान है और इन पे इन्हीं का नियंत्रण होना चाहिए। और लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। और आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग भी कर दी। अब तो ये इतने से खुश होने वाले नहीं थे, इन्होंने कहा चलो अब आंदोलन पे उतर ही आए हैं तो जो जो भी कमियां हैं सारी पूरी कर लेते हैं। तो आंदोलन पे आए तो सबसे पहले कहा कि जंगल पे, जल पे और ज़मीन पे हमारा हक होना चाहिए, गांव वालों का नियंत्रण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि कुटीर वगैरह उद्योग वगैरह हम लगाएंगे वहाँ के जंगल से ही, मान लीजिए बांस का पेड़ है, बांस के पेड़ से हम कुछ भी बना सकते हैं, चंदन की लकड़ी से हम कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। तो इससे हमें दिया जाए क्योंकि हमारे इलाके में है, यहाँ से हमारा रोजगार बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी स्थानीय लोग हैं उनका विकास होगा। और इसी पे हो गई जंग और जो भी न्यूनतम मजदूरी वगैरह की भी इन्होंने मांग छेड़ दी। अभी एक शायद राजस्थान की है, अभी लड़की ही है, उन्होंने ना मतलब ये जो बांस का था कि उस इलाके पे कोई ऐसे इलाका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे उन्होंने बस एक, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से किसी भी चीज़ से हम अपना कुछ भी बना सकते हैं या एक बहुत बड़े मुकाम तक ला सकते हैं। तो जब वो देखती हैं कि इस इलाके में बांस जो है वो बहुत हो रहा है, तो क्या किया कि वहाँ की जो महिलाएं थी बेरोजगार रहती थी, कुछ महिलाओं में कला तो थी कि थोड़ा बहुत बना लेती थी। अब वो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें जितनी भी होती हैं, घर पे रखने वाला हो, चाहे चाहे आपके आभूषण में, चाहे कान के पहनने के लिए हो, चाहे गले में पहनने के लिए हो, वो सारी चीज़ों का वो लोग निर्माण करने लगे। यानी कि सोचिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, वो उनका दिमाग काम किया। और उस बांस से, कि यहाँ सिर्फ बांस हो रहा, कुछ और हो नहीं रहा, ठीक है। आपको पता है बांस एक सबसे बड़ी घास भी है, ये भी याद रखिएगा, वो घास है, एक पेड़ नहीं कोई। तो इससे उन्होंने क्या किया कि यदि यही हो रहा है तो हम ये ना कहें कि हमारे इलाके में कुछ नहीं है, जो है हम उसमें से अच्छा कर सकते हैं। एंड उन्होंने किया और यकीन मानिए कि आज एक बहुत बड़ा मतलब 25-30 महिलाएं वहाँ पे वर्केड है, मतलब उन्हें रोजगार मिला हुआ है और अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। और उनकी जो अब कंपनी है वो अब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी उनको मिल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वो लोग बनाती हैं अपना जो भी टप्स वगैरह, आपके जो लड़कियाँ कान में पहनती, गले में पहनती हैं, और जो हाथ वगैरह सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से, जो हम घर पे गमला वगैरह रखते हैं वो भी वो अच्छे तरीके से उसी बांस से डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए हम किसी भी चीज़ से कुछ भी कर सकते हैं, बस एक सोचने की ज़रूरत होती है। धरती से हमें बहुत कुछ मिलता है, बस हम समझ नहीं पाते, कुछ लोग समझ लेते हैं तो वही आविष्कारक बन जाते हैं। और उनसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अब उन्हें तो मुझे नाम नहीं याद है, बट जो कहानी है उससे आप थोड़ा सीख सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ किया भी जा सकता है। लाइफ इतनी भी बोरिंग नहीं है जितना हम बना के रखते हैं कि बस किताबों तक समेट के रख दिए और नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं, कहीं उससे पैसा वैसा आए, बस इतने तक समेट लिए, उससे आगे कुछ होता नहीं है।
तो इतना भी नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ होता है, ये एनवायरनमेंट हमें बहुत कुछ देता है। अब इन्होंने जो मांग की, और इनका मांग का मकसद था कुटीर उद्योग की, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने न्यूनतम मजदूरी की भी बात कर दी। और अब क्या हुआ कि चिपको आंदोलन में क्या हुआ, यहाँ पे महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। ये महिलाएं भी यहाँ पे थी। 1970 के दशक की घटना में इंदिरा गांधी जी जैसी पावरफुल महिला तो थी, लेकिन और महिलाओं की स्थिति कुछ खास बेटर नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाएं आगे आती हैं। और यह आंदोलन का कदम नया पहलू था। और इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों और शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने क्या किया कि शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठाई, और इससे आंदोलन का जो दायरा था वो और बढ़ गया, क्योंकि अब समस्या एक नहीं अनेक आके खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे सिर्फ वन की कटाई था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी की भी बात आने लगी। यहाँ पे अब महिलाएं शराबबंदी की भी बात करने लगी हैं, और इस तरीके से पूरा विस्तृत रूप अपना धारण किया। और उसमें से कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े, जैसे कि आखिरकार हम देखेंगे कि आंदोलन की सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, ताकि इस अवधि में क्या हो कि क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ सके। और बहरहाल बात जो थी इस आंदोलन की सफलता की तो है ही, लेकिन साथ में क्या था आपका कि हमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन जो था 70 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे और उनके जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। और इस अध्याय में हम लोग कुछ ऐसे ही आंदोलन और भी देखने वाले हैं, क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग इंस्पायर हो रहे थे, लोगों को अब लग रहा था। देखिए, जैसे मैंने अभी इस लड़के की कहानी बताई, तो अभी तक हम सोचते थे कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही हमने किसी के बारे में सुना, एप्पल की खोज की, ठीक है। एप्पल आपको पता है कि जो मोबाइल है काफ़ी महंगा आता है, एप्पल का लैपटॉप भी आता है। एप्पल का साइन आपने देखा होगा ना, ये सेव है, ऐसा कुछ कटा हुआ सा फीचर है उसका, ये कटा हुआ सेव है। तो सेव कटा हुआ क्यों है? क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कुछ भी बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। उसने क्या किया का था कि जो एप्पल के निर्माता है वो ऐसे सेव बैठ के खा ही रहे थे कि उनके दिमाग में कुछ यही आइडिया आता है कि कुछ ऐसा निर्माण किया जाए जो कि मतलब जो जितने भी हैं उनसे कुछ बेस्ट किया जाए, ये वो। तो बस वही से एप्पल खाते टाइम ही उनके दिमाग में आया था, और वही आधा कटा हुआ एप्पल को उन्होंने बना दिया अपना साइन, ठीक है, अपना वो लोगो बना देते हैं। और इसका कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं है कि वो आधा एप्पल क्यों था। अभी एप्पल में आपने देखा कभी आपके दिमाग में कि ये एप्पल आधा ही क्यों, पूरा भी कर सकते थे ना। ऐसे ही अनअकैडमी का जो आप लोगों को देखते हैं वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे करके फिर उल्टा ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या, ऊपर बड़ा सा ऐसे होता है, नीचे छोटा सा ऐसे होता है। तो इन सब का ना ऐसे, यदि मान लीजिए इसको नीचे ना करते ऊपर करते तो ये ऐसे बन जाता, सर्किल बन जाता, लेकिन वो इसको कटा हुआ आधा आधा भाग के हैं। तो बहुत बड़े बड़े इनके पीछे रीजन नहीं होते थे, बस कुछ ही रीजन्स होते थे, कितने बड़े स्टूडेंट को हम इतने से मिलके संभाल लेंगे, बस इतना था और कुछ नहीं था, ठीक है। और इसका भी कुछ यही हाल था। और इसलिए अब आपको भी समझ में आ रहा, हम इसीलिए पढ़ते हैं, जो भी सक्सेस पर्सन्स हैं उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, मेरा नोबल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतनी छोटी सी चीज में सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। कब दिया? खा रहे थे, वो खाना खा रहे थे, कुछ और नहीं कर रहे थे, खाना खा रहे थे। और खाना खाते ही उन्हें मतलब कुछ समझ में आया। और उसके बाद जब आता है जो प्लेन वगैरह बनी, ठीक है, तो उन्होंने मतलब वो खाना खाते हुए किसी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, उछला, उन्हें लगा यार मतलब ऐसे कुछ उछलने वाली चीज़ हो सकती है, गजब है यार, मतलब एरोप्लेन बना दिया, पता नहीं क्या क्या हो गया। उसके बाद आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो कहाँ से आया? कहीं से नहीं आया, हमारे प्रकृति से ही आया कि बैठे थे पेड़ के नीचे, गिर रहे थे एक एक करके, तो उन्हें लगा कि ये नीचे क्यों गिर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, जा तो सकते थे ना ऊपर, जा क्यों नहीं रहे हैं। बस देखिए, देखते हम भी थे, और उस जमाने के बहुत से व्यक्तियों ने देखा होगा कि चीज़ें जो हैं वो ऊपर की बजाय नीचे ही गिरती हैं, कोई भी चीज़ हो। तो ऊपर क्यों गिर रही हैं, मतलब कि ऊपर क्यों नहीं गिरती, नीचे ही क्यों आती हैं, हम में से किसी ने नहीं सोचा। और लेकिन हम में से किसी एक ने सोच गया और वही हो गया उसका निर्माता। बाकी कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि जिसने सोचा वो उसके पीछे पड़ गया अब कि आखिर ये ऐसा है,
तो क्यों है, क्यों का जवाब पाना तो बहुत अच्छा है। और आप यूपीएससी भी कर रहे हैं ना, तो आपके पास ये क्यों का जवाब ज़रूर होगा, क्योंकि बिना क्यों के जवाब के आप इसको आगे कर ही नहीं पाओगे कि आपको एग्जैक्टली यूपीएससी करना क्यों है, एक मेन टारगेट क्यों है। ये नहीं कि सब कर दे तो हम कर लेंगे, इसके मत्थे तो होने वाला नहीं है। और वही क्यों आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा कि एग्जैक्टली आपको यूपीएससी क्यों करना है। आपके पेरेंट्स का ड्रीम है जिससे पूरा करना है, या आपका ड्रीम है, या आप कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या कुछ भी। सबका अपना अपना अलग अलग ओवरव्यू होगा कि आपको क्यों करना है। बट हमेशा किसी भी फील्ड में क्यों का आंसर सबके पास होना चाहिए। और जब क्यों का सॉलिड वाला तगड़ा वाला होता है ना, तभी आगे हम कर पाते। चिपको आंदोलन भी हो ना, उसका भी क्यों था, क्यों का आंसर था, क्योंकि क्यों वो कर रहे थे ऐसा। आपको पता है कि क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें था कि हमारे इलाके की चीज़ें हमारे इलाके में रहे, हमें ही काम रोजगार दिया जाए, और यहाँ से अगर बाहरी आएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये क्यों था उनका, क्यों एक्सक्यूज था उनका। इसलिए हम सबके पास एक क्यों होना चाहिए। और कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो क्यों के बिना चल रहा हो, ठीक है। ये जो वाई वाला वर्ड है ना, ज़रा इस पे आप लोग गौर कीजिएगा कि आप करते हैं। मान लीजिए आपने किसी को, आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो आपने उसे क्या किया, उल्टा उलट के जवाब दिया। किसी ने कहा भाई आपने, वो तो बोल रहा था, आपने क्यों दिया, तो आप क्या बोलोगे, मैंने इसलिए दिया क्योंकि, आपके पास ये क्यों आ चुका है, ठीक है। मैंने इसलिए उसका जवाब दिया क्योंकि वो हमें ऐसा बोल रहा था। और यहाँ पे मुझे लगा कि अब जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड क्यों है कि हमने उसका क्यों जवाब दिया। तो क्योंकि मुझे क्या लग रहा था, वो क्यों का आंसर आप देख चुके हो, इसलिए बिना क्यों के आप वहाँ क्यों गए थे। तो इस क्यों का भी आंसर है कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने से हमें कुछ काम है, इसलिए हम जा रहे थे। उस क्यों का जवाब हमेशा होता है। और जहाँ पे क्यों का जवाब ही नहीं होता है, कोई पूछ लिया कि आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो, ठीक है सब कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब है, और लग रहा हमें भी कि कर लेना चाहिए, सुकून रहता होगा, पता नहीं, मतलब ठीक है। तो ऐसे गोलू मोलू वाला जवाब देंगे ना, तो यूपीएससी का कुछ भी नहीं निकलने वाला फिर तो। इसलिए कुछ भी करना है तो उस क्यों को तैयार कीजिए। और अभी तक जिसका नहीं था, प्लीज़ आप सब लोग तैयार कीजिए अपना क्यों पहले, कि जिस भी फील्ड में जा रहे हो, डजेंट मैटर, आप यूपीएससी में जाओ, एसएससी में जाओ, जहाँ भी जाओ, सारी चीज़ें बेस्ट हैं। बट क्यों जा रहे हो, इसका तो आपको होगा। और जब क्यों आता है, हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं। जब भी डिमोटिवेट होंगे तो हमारे मन में आएगा, यार इस फील्ड में हम क्यों आए थे, क्यों, तो वो क्यों निकल के आएगा, और फिर लग जाओगे, क्योंकि उसका करना ज़रूरी हो जाएगा। खैर, अब आते हैं, बहुत हो गई मोटिवेट करने वाली बातें, और आते हैं अब जन आधारित आंदोलन। और इसमें बात करेंगे कि जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं, और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों में मेल से बने नजर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही लें, और यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे कि औपनिवेशिक दौर और सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिससे क्या हुआ कि अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ। जैसे आपकी जाति प्रथा का विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, यानी कि विरोधी आंदोलन हुए, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन हुए। ये बहुत बड़े वाले आंदोलन थे, ऐसे छोटको मोटको वाले नहीं थे, एक इलाके वाले, बहुत मतलब एक विस्तृत एरिया कवर करते थे ये आंदोलन, ऐसे थे कुछ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए, और इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। और ऐसे कुछ जो आंदोलन आज़ादी के बाद के दौर में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक मजदूरों के बीच भी यहाँ पे क्या होता रहा, मजदूर संगठनों ने क्या किया, आंदोलन खड़ा किया। और इसमें सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। और इसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, पहले आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना भी 2014 में बना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना वाला एरिया था, यहाँ पे किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हुए। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग की। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहर मजदूरों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी किया, ठीक है। तो ये जो पार्टी है, आपको पता है कि नेशनल पार्टी, एक राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है,
इन्होंने क्या किया कि इन सब के उसमें आया कि कोई ना कोई जुड़े थे और ये अपना जो है आंदोलन करते हैं, चाहे किसान हो चाहे श्रमिक वर्ग हो। श्रमिक वर्ग देखिए, मुंबई कोलकाता की बात आई, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पे जो कंपनियां वगैरह थी लगाई जा रही थी, बाहर से भी और यहाँ से भी कुछ लगाई जा रही थी। और इससे क्या हुआ कि जैसे मुंबई का आपको पता है कि कपड़ा जो सूती कपड़ा बनता है उसका हब माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुजरात में भी कुछ ये कंडीशन है, कोलकाता में इस्पात वगैरह का जो भी है। तो इन्होंने मतलब ये देखा कि कहीं न कहीं एक तो महिलाओं को कम मज़दूरी दी रही, वो तो ठीक है। ऊपर से प्राइवेट कंपनियाँ इनका जितना मन कर रहा है उतनी ही मज़दूरी दे रहे हैं, हमसे मेहनत डबल ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो बहुत कम दे रहे हैं, हमारी जो भी मेहनत है उसके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने आंदोलन कर दिया कि कोई भी भैया हमारे लिए कुछ करो, कि इतनी प्राइवेट कंपनियों को आप छूट मत दे दो कि हम मतलब कुछ कर ही ना पाएँ। तो इसलिए ये सारे आंदोलन हुए कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ करना चाहिए। उसके बाद जाति प्रथा का जो विरोध है हमेशा हर जगह पे मतलब आप देखोगे कि आज भी बना हुआ, कितना भी विरोध कर लें आज भी वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इसके विरोध में भी लोग संघर्ष कर रहे थे कि हमें ये छुटकारा चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो हमारी गलती नहीं कि हम कहाँ पे पैदा हो गए हैं। अब पैदा हो गए तो क्या करें, समाज मार ही डालेगा हमें क्या। तो इसलिए कुछ ना कुछ हमारे ये हक है और हमें मिलने चाहिए। लोगों ने आंदोलन किए। अब क्या होता है कि जो ये आप मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों के बारे में हम लोग देख भी चुके हैं, और इनमें क्या था कि इन्हें नक्सलवादी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैंने बताया था आपको पहले भी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी नक्सलवादी ये कोई भी आतंकवादी समूह नहीं है। ये बात आप फिर से नोट कर लीजिए कि चाहे जब भी मार्क्सवादी की बात आए, लेनिनवाद की बात आए, समाजवादी की बात आए या नक्सलवादी, नक्सलवादी हमारे इंडिया वाले हैं, पश्चिम बंगाल वाले, ठीक है। अलग अलग आपके जो वर्ल्ड में कई सारे हैं, ये मार्क्सवादी चाइना वगैरह से आए, लेनिनवादी आपका रूस से। तो इसलिए अलग अलग जगह से मकसद सबका एक था। फिर मैं आपको बता दूं आज कि सबका मकसद एक था, गरीबों के प्रति सहानुभूति, अमीरों के प्रति इनकी भरी फुल भरी बिल्कुल घड़े भर भरी नफरत थी, और गरीबों के प्रति सहानुभूति थी। बस एक ही मकसद था, इनका टारगेट था, और ये गरीबों को आगे उभारना चाहते थे। आज भी नक्सलवादियों का भी यही है। नक्सलवादी आतंकवादी नहीं है, गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा करें। उनकी मांगे पूरी करिए आप, ज़रूरत जब हमारी होती है। और नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पढ़ दूँ, फिर बताती हूँ आपको सारी हिस्ट्री इसकी। इसमें क्या है कि इसके नाम से जाना गया, और किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जो जोर था आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने क्या किया कि औपचारिक रूप से चुनावों में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों से इनका नज़दीकी रिश्ता कायम हुआ। और इन आंदोलनों ने क्या किया यहाँ पे कि शारीरिक या सारी कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े। और ऐसे जुड़ावों से क्या हुआ कि दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों को बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। अब यहाँ पे ये तो सारी चीज़ें हो ही रही थी, तंत्र आंदोलन के बारे में बाद में देखेंगे। बट ये जो अभी नक्सलवाद, मार्क्सवाद, गरीबों के प्रति सहानुभूति, अमीरों के प्रति नफरत, देखिए आप भी हैं इंसान, हम भी हैं इंसान, ठीक है। इन सब का मेन ओरिजिन कहाँ पे है? हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ें खत्म करनी चाहिए, ऑब्वियस है खत्म करनी चाहिए, कहते हैं। अभी हमने बहुत सारे सजेशंस दे दिए कि ये चीज़ करनी चाहिए, बट कैसे करना चाहिए ये भी तो आप बताओ ना कि कैसे करना चाहिए। कोई भी इंसान के पीछे की जड़ को आप पकड़ो कि यदि आज आप बहुत अच्छे इंसान हो तो कल आप एक ऐसे इंसान क्यों बन जा रहे हो, आपके अंदर को वो ऐसा जानवर क्यों पैदा हो जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। बस यही है। समाज ने, मान लीजिए आप में से आपने बहुत अपने नियरेस्ट में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि देखे होंगे कि पहले बहुत अच्छे रहते हैं, बाद में उनकी कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं। और क्यों होती है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका घर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम्पल आपके बहुत काम आने वाला है। कि आपका घर है, घर में आप लोग बहुत सारे, मतलब कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन है, सब कोई हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 भाई बहन बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब हर चीज़ में आगे, लेकिन चौथा जो है वो बेचारा थोड़ा कम है, ठीक है। इनसे तो कम ही है। अब इनसे जब कम है, इनका बहुत लाड प्यार हो रहा है घर में, क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखते भी हैं, बहुत अच्छे बोलते भी हैं, बहुत अच्छे इनके कारनामे भी हैं।
घर की बात बता रही हूँ मैं, ऐसे होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब इन पे कोई मतलब कुछ बोल भी रहा है तो डांट के चुप करा दिया जा रहा है, कोई कुछ कह भी रहा तो नहीं मान रहा। अब इस बंदे के मन में ना जहर घुल रहा है। जहाँ इनको अपने पता है कि मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए, वहीं इस बंदे को यही लग रहा है कि ये प्यार से तो कुछ चीज़ होता नहीं है, अपने हक के लिए तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब यहाँ पे इज्जत उज्जत कुछ रह नहीं जा रही, क्योंकि इस बंदे को बेचारे को कहीं ना कहीं कमियां, अभाव हर जगह पे झेलनी पड़ रही, हर जगह पे जिल्लत झेलनी पड़ रही, कहीं पे भी जा रहा हर जगह पे। तो देखिए, कभी भी जब हम हैं, आप हैं, जब हम लोगों को ना जिल्लत झेलनी पड़ती है, हम समाज में गए, वहाँ भी लोग हम पे हंस रहे हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, लोग हम पे ताने कस रहे हैं, घर पे भी वही हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो अदर लोगों को मिल रही है। ठीक है, ज़्यादा मत दो, बट अदर लोगों को जितनी दे रहे हो उतनी तो हमारी वैल्यू भी होनी चाहिए। और जब ये सब चीज़ों की कमी होती है ना, तब जाके पनपता है कोई अंदर का ना गंदा वाला जानवर। कोई इंसान पैदाइशी खतरनाक नहीं होता, ये बात आप नोट कर लीजिए। कोई भी इंसान, जानवर, कोई भी ना, ये इंसान ना आप पैदा होते छोटे बच्चे रहते, हमारी परवरिश, हमारा सब रहन सहन, हमारे सब सोच विचार, वही हमें ये सब चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। हमारा फ्रेंड सर्किल किस तरीके का है, किस लेवल का है, वो चीज़ें हमें आगे ले जाती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। पैदा होते ही किसी के मत्थे पे लिख के नहीं आया कि तू आज जाके नक्सलवादी ही बनेगा, या तो तू टेररिस्ट बनेगा, कुछ भी नहीं ऐसा लिखा होता, ठीक है, या रेपिस्ट बनेगा। तो इन सब में कहीं ना कहीं हमें इसकी जड़ पे जानी चाहिए थी कि वही रिस्पेक्ट आप दिए होते इस बंदे को। तो यानी कि ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि कमी जब होती है, जब अभाव जीवन में आता है, तो लोग कुछ गलत रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये आप समझ गए कि यहाँ पे कमियां ही हमें सब कुछ करवाती हैं। मान लीजिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पे ठोकर मिल रही है, तो आपने कई सारी मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई अच्छा बंदा रहता है, काफ़ी मेहनत करने वाला होता है, काफ़ी सिंसियर होता है, बहुत कुछ होता है, हर जगह से उसे क्या मिल रही है, जिल्लत ही जिल्लत मिल रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो डॉन बन जाता है और काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत गलत गलत काम करने लगता है, और उस टाइम उसकी काफ़ी हर जगह पर अब वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? कमी, सिर्फ और सिर्फ रीजन एक है, कमी। यहीं पे बात आए रेपिस्ट की, हम कहते हैं हमें रेप खत्म, कौन सी कितनी सज़ा दे लोगे यार। आज आए दिन हर दिन रेप होता है, हर चीज़ की जड़ को हमें समझनी चाहिए। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनने जा रहे हैं, कभी भी ना ऐसे नहीं हवा हवा में फायर करने वाले नहीं हो आप कि कैसे भी कर दोगे काम खत्म हो जाएगा, पूरा आपका मालिकाना हक मिलने वाला। और वहाँ पे ना उस चीज़ में हमें जड़ पे समझनी पड़ती है यार। जब तक हम इस रूट पे काम नहीं करेंगे ना, कतई नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। समझने की तो बात छोड़िए, रूट पे हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि काम करना पड़े। समस्या जो है हम उसको ना एक किनारे किनारे से सफाई कर रहे हैं एक तरह से। आप मान लीजिए कि कानून बना दिए, सजा दे रहे हैं, हमने उसकी जड़ तक कभी पहुँचने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये हो कैसे रही है। लोगों के में कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ये कमी रहेगी। कोई बच्चा पैदा होते ही रेपिस्ट बन जाता, कतई नहीं बनता है। कोई बच्चा पैदा होते ही टेररिस्ट नहीं बन जाता है। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होती है, ठीक है। और वो वजह उसे उस काम को करने के लिए, यहाँ पे प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, कि मैं रेपिस्ट के सपोर्ट में हूँ, या मैं आतंकवादियों के सपोर्ट में हूँ, या तो मैं नक्सलवादियों के सपोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इसकी वजह है ना, मैं आपको सिर्फ उतना समझाना चाह रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोग बच्चे नहीं, अब समझ रहे होंगे कि हर चीज़ की कहीं ना कहीं कोई वजह होती है। और वो वजह बहुत छोटी से बड़ी बनती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से वही वजह बहुत बड़ी बन जाती है। और ऐसे ही देखिए, जो जाति प्रथा वगैरह, आंदोलन करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? जहाँ भी जा रहे हैं वहीं जिल्लत मिल रही है इन्हें, ऑब्वियस है कि आंदोलन करेंगे ना। कि यहाँ पे अब हम कुछ कर नहीं सकते, बट ठीक है कि आप ही कुछ कर सकते हो यदि हमारे लिए, तो बेशक तौर से आप वो करिए। अब आता है यहाँ पे जो भी आपका था, जो आंदोलन के बारे में अभी देख रहे थे, तो इसको हम लोग अब चिपको आंदोलन की बात तो की हमने, और इसके बाद है दल आधारित आंदोलन कुछ है, उनको भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल करेंगे, और इसमें जो भी जितनी भी बातें हैं पूरा ओवरऑल कंप्लीट करेंगे, और जल्दी से जल्दी करेंगे। इसको आप लोग बस पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए प्लीज़। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान लेके मत बैठिएगा,
कुछ काम होने वाला नहीं है किताब से। हाँ, ऊपर उठ के जाएंगे, थोड़ा एडिशनल सोचेंगे। एक वर्ड आ रहा है ना, उसको बुक में ढूंढिए और उसको गूगल पे सर्च कीजिए, सारे एक एक वर्ड का मीनिंग समझिए, ओवरऑल आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इतना नहीं यार, देखो यूपीएससी में बहुत कुछ हमें सिखाता, बहुत कुछ सिखाता, सो दैट आप सीखो, क्योंकि हुआ तो ठीक है, बल्ले बल्ले। अभी कल रिजल्ट आया जो आपको फ्राइडे को आया, और वहाँ पे शुभम जी जो बिहार के थे वो टॉप कर गए, और महिला जो सेकंड रैंकर हैं वो भी मतलब यहाँ भोपाल की हैं। तो देखिए, लक है, किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी का तो 2 साल में, किसी का 4 साल में हुआ। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, बट कोशिश करना तो हमारा काम है, और बेशक हमें वो करना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।